नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हैं, इस समय हम 3600 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। और इन पीवाईक्यू में हम इस समय यूनिट 3 काव्यशास्त्र को देख रहे हैं। काव्यशास्त्र के ऊपर सारे पीवाईक्यू जो 2008 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू कर रहे हैं विथ एनालिसिस। इसके पहले यूनिट 3 काव्यशास्त्र के ऊपर 8 वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम 200 प्रश्नों को इस यूनिट से कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इससे पहले हम यूनिट 1 भाषा विज्ञान, यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 9 हिंदी निबंध के ऊपर संपूर्ण कंटेंट के साथ पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप जाइए, देखिए और वहाँ से जो भी आपको सीखने को मिल रहा है, जो भी आपका अनुभव है, आप फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। बिना देर के हम आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज देखिए हम 201 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। मैं जो भी प्रश्न लेकर के आता हूं एविडेंस के साथ, आप नीचे देख सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी जुलाई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था और आज का पहला प्रश्न स्थापना और तर्क का है। आप जब भी पीवाईक्यू करिए, अपने सामने एक कॉपी पेन रखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए उसमें, और लास्ट में स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या फिर कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उस पर आप दोबारा से विचार करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए। तो हम और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी पीवाईक्यू कराइए। मैं जल्दी जल्दी पीवाईक्यू बिल्कुल भी नहीं करा सकता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी मेरे साथ पढ़ो वो ब्रेक लेके पढ़ो। और आपको पता है, आप किसी भी यूनिट की वीडियो को जितनी बार देखते हो, खासकर पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू सीरीज को अगर आप फॉलो करते हो, किसी को भी करो, तो आप जितनी बार उस यूनिट से संबंधित क्लास देखोगे, उतनी बार वो यूनिट, पार्टिकुलर यूनिट आपकी रिवाइज होती चली जाएगी। आप जितनी बार ये वीडियो देखोगे, पीवाईक्यू में अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने अलग अलग ईयर के आते जाएंगे। आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो पांचों क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिट होता है, तो वो पूरी यूनिट आपकी बार बार रिवाइज होती चली जाएगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने, आप देखिए, स्थापना और तर्क का प्रश्न है। स्थापना में कह रहा है भक्ति को सा परानुरक्तिरेश्वरे कहा गया है। तर्क में कहा जा रहा है इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। कोड के रूप में आप देखिए, ए सही आर गलत, बी में ए गलत आर सही, सी में ए सही आर सही, डी में ए गलत आर गलत। इसके बाद अगर स्थापना और तर्क का प्रश्न रहा तो मैं कोड को नहीं पढ़ूंगा। आप देखिए, कोड सारे प्रश्नों में ऐसे ही होता है। इसके उत्तर को हम देखते हैं। इसके उत्तर देखिए आप, सी दोनों सही है। भक्ति को सा परानुरक्ति रीश्वरे कहा गया है, इसलिए भक्ति साध्य स्वरूपा माना गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 202। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? 20वीं सदी। आइए रिचर्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड। तो आप देखिए, इसमें प्लेटो, अरस्तु, होरेस लोंजाइनस, जॉन ड्राइडन, उसके बाद कॉलरिज, इन लोगों का क्रम से आप देखेंगे तो इसमें से आपको कॉलरिज सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं जब आप सीरीज से याद करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, होरेस लोंजाइनस, कॉलरिज, लोंजाइनस के आसपास कॉलरिज मिलते हैं। उसके बाद ये सारे लोग रिचर्ड वगैरह नीचे आते हैं। तो 20वीं सदी में जो मौजूद नहीं थे वो है कॉलरिज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 203। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है? अलंकार, रस, ध्वनि, रीत, ये 4 हैं। इन चारों को आप क्रम से लगाइए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले रस सिद्धांत, अलंकार, ये दोनों आता है। और इसके शताब्दी वर्ष की अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये 2री शताब्दी में आता है रस, और ये 6वीं शताब्दी में आता है रस, अलंकार। उसके बाद रीति, रीति भी जो है आपका 7वीं में आता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। ध्वनि 9वीं में आता है। ठीक है, ध्वनि के पहले भी आता है रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और फिर औचित्य। इस तरीके से आप क्रम से उसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न 204। ये सारे जो अब प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं और
आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। आप इसमें से सही अनुक्रम में लगाइए। ये ऑप्शन में आप देख लीजिए, काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्त जीवितम, ध्वन्यालोक, ये चारों आपके रचना है, इनको आप क्रम से लगाइए। तो इसमें एक बार देखिए, मैं इस पर बात कर लूँ। काव्यादर्श आचार्य दंडी का है, काव्य मीमांसा वक्रोक्त जीवितम कुंतक का है, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का है। आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के हैं, दंडी 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, भर भाम दौआ, भरत मुनि भामा दंडी, ठीक है, 7वीं शताब्दी के हैं। काव्य मीमांसा उसके बाद ही आता है। ऑप्शन ए की तरफ हम देखिए, उसके बाद सबसे पहले काव्यादर्श, ए की तरफ हम नहीं जाएंगे। काव्यादर्श 7वीं, उसके बाद 9वीं, उसके बाद आप देखिए ये दोनों लोग आते हैं। ठीक है, काव्य मीमांसा और वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार आते हैं। आप इसे देख लीजिए और इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और वक्रोक्त जीवितम। आपके सामने जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको दो तीन बातें अवश्य जानकारी में होनी चाहिए हमेशा। एक तो रचना के रचनाकार कौन है, और इस रचनाकार का संबंध इस रचना का संबंध जिस रचनाकार से है, वो रचनाकार किस शताब्दी में रहा है, उसका समय क्या रहा है। ऐसे में आप इन सभी प्रश्नों को कर पाओगे। अगला प्रश्न है, हम 205 नंबर देखते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। रिचर्ड, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो अभी हम देख रहे थे जब 20वीं शताब्दी में किनका नाम नहीं है तो हमने कॉलरिज को देखा था। तो ऐसे में कॉलरिज जिस ऑप्शन में सबसे पहले हैं, आप कॉमन सेंस लगा करके भी इस प्रश्न को कर सकते थे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 206। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक स्थापना और दूसरा रीजन। स्थापना और तर्क का ये भी प्रश्न है, अससन रीजन का। इसमें देखिए अससन में कह रहा है, रस न तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और न सविकल्पक। तर्क में कह रहा है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। आप जब फर्स्ट पेपर को पढ़ते होंगे तो आप फैलेसी में जाते होंगे। तो एक फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी में पढ़ते हैं, बिगिनिंग द क्वेश्चन। ये ठीक इसका तर्क जो है उसी तरह का है, इसका कोई मतलब नहीं है, जैसा उसमें पूछा जा रहा है वैसा इसमें भी दिया गया है। आप देख लीजिए, इस हिसाब से ए सही है, आर गलत है। मैंने बोला ना, ये बिगिनिंग द क्वेश्चन की तरह है कि जैसा ऊपर कहा गया है वैसा नीचे ही बस उसी में घुमा फिरा दिया है, कोई मतलब नहीं है इस तर्क का। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 207। संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है। कह रहा है कि संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क में कह रहा है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थाई भाव के सहायक और वर्धक होते हैं। बिल्कुल सही है, आप देखिए। लेकिन पहला वाला जो संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था की अस्थायित्व प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, मैं आपको बता दूं, और ये विद्यमान होता है कहीं ना कहीं कि सबके अंदर। तो आप देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए इसका सही है, ए सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 208। प्रश्न को देखते रहिए और देखने के हिसाब से आप आकलन करते रहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस यूनिट से। दूसरी बात, एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए आप कि यूनिट 3 और यूनिट 4 काव्यशास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि से असर्शन और रीजन के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2018 के आसपास 2-3 साल ऐसा था कि 10 प्रश्न असर्शन और रीजन के पूछे ही जाते थे। इसमें देखिए, असर्शन कह रहा है कि सौंदर्य कारक धर्मों का अलंकार को अलंकार कहते हैं। तर्क में कह रहा है, लेकिन इनका कल्पना में कोई संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन कि जो सौंदर्य कारक धर्म होता है उसे ही अलंकार कहते हैं, लेकिन
इनका कल्पना में कोई संबंध नहीं होता, यह तो गलत है। कल्पना से इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध तो होता ही है, इसलिए ऑप्शन जो रीज़न है वो गलत है। इसलिए हम देखिए ऑप्शन ए इसका सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 210। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मूल सिद्धांत, यथार्थवाद। दूसरी तरफ आई रिचर्ड, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अल्बर्ट कामू, बेनेडेत्तो क्रोचे, जॉर्ज लुकाच। इसमें देखिए जो आप अस्तित्ववाद की बात करते हैं, अस्तित्ववाद की बात से पहले मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड का है। C1 एक से ही आप इसके उत्तर की तरफ जा सकते हैं, ऑप्शन बी देख लीजिए। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू, मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। हमने बोला भी था यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। अव्यंजनावाद बेनेडेत्तो क्रोचे। ठीक है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद को आप देखिए अल्बर्ट कामू, उसके बाद मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड, और फिर आगे यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, और अव्यंजनावाद बेनेडेत्तो क्रोचे। ठीक है, अगला आप देखिए, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य, दूसरी तरफ उनका कथन है। दंडी, भामह, वामन, क्षेमेंद्र। काव्य शोभाया कर्तारव धर्मा गुणा। शरीर तावदिष्ठार्थ विविच्छन्ना पदावली, आचार्य दंडी का ये कथन है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च द्विता, आचार्य भामह। आप इसे देख लीजिए। उसके बाद अनौचित्यादते न्यायात रसभंगस्य कारणम, आचार्य क्षेमेंद्र। यानी इसका जो सही उत्तर होगा, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्षेमेंद्र, अनौचित्यते नान्यात रसभंगस्य कारणम, औचित्य विचार चर्चा से लिया गया है। दंडी, शरीर तावदिष्टार्थ विविचिल्ला पदावली, काव्यदर्श से। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा, काव्यालंकार सूत्र से। वामन, काव्यम शोभाया कर्तारव धर्मा गुणा, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनकी रचना का नाम है। आप इसे नोट कर लीजिए, सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 212। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। ABCD आप देखिए, पेरी उपसुस, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज, अरस्तु, T.S. एलियट, लोंजाइनस, विलियम वर्ड्स। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, उसके बाद पेरी उपसुस अरस्तु, A2 और D1। A2 D1 ऑप्शन बी की तरफ आप जा सकते हैं, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन, सॉरी D1 और A4, सॉरी पेरी उपसुस लोंजाइनस। इसको एक बार हम देखते हैं यहाँ पर, पेरी उपसुस लोंजाइनस, सेक्रेड वुड T.S. एलियट, पोएटिक्स, हाँ ठीक है, सॉरी पेरी उपसुस नहीं, पोएटिक्स जो है वो है अरस्तु का, पोएटिक्स अरस्तु, और बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। ठीक है, और पेरी उपसुस है लोंजाइनस का। ठीक, और उसके बाद द सेक्रेड वुड जो बचता है वो है T.S. एलियट की रचना। ठीक है, तो हम इसे देख सकते हैं, डी नंबर सही है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 213। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है
काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। काव्य में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ ने ऐसी बात नहीं बोली है। बाकी अन्य जो तीनों बातें हैं ए, सी और डी, ये वर्ड्सवर्थ का ही कथन है। ये प्रश्न आप देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 214। अभिनव गुप्त के अनुसार ऑप्शन ए, मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थाई भाव का साधारणीकरण होता है। बी कह रहा है कि साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। सी कह रहे हैं ये कि साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधनों से छूट जाता है। डी, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी बी और डी। इसमें से जो ऑप्शन ए और सी है वो बिल्कुल सही है, अभिनव गुप्त के कथन है। ऑप्शन बी और ए और सी। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थाई भाव का साधारणीकरण होता है और उसके बाद साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 215। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी भट्टलोलट, ऑप्शन डी भट्टनायक। तो जो तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग जिस आचार्य ने किया है उन आचार्य का नाम है भट्टलोलट। भट्टलोलट जो है वो शंकुक अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद और भट्टलोलट जिस सिद्धांत का नाम देते हैं उस सिद्धांत का नाम है आरोपवाद। ठीक है, आप यहां से याद कर लीजिए। अभिव्यक्तिवाद की बात करते हैं अभिनव गुप्त, उसके बाद अनुमितिवाद बात करते हैं शंकुक। जो मैं कह रहा हूं आप उसे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, सुनिए, और जो भी गोज रहा हूं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से पेन चल रही है। अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, और उसके बाद है भुक्ति यानी भोगवाद। भुक्ति यानी भोगवाद, ये कहते हैं भट्टनायक। ठीक है, साधारणीकरण के संदर्भ में ये 4 सिद्धांत ये लोग देते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 216। इसमें आनंदवर्धन से संबंधित प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है। वस्तु ध्वनि को, या अलंकार ध्वनि को, रस ध्वनि को, या फिर गुणौचित्य को। तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को क्या माना है, ध्वनि की आत्मा माना है। किसी रस ध्वनि को। आनंदवर्धन भी ध्वनि संप्रदाय के इतर देखा जाए तो वह भी रसवादी आचार्य हैं, आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न 217, ये भी देखिए जून 2019 में पूछा गया था। हम जल्दी जल्दी 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं और 2-3 वीडियो में हम निश्चित तौर पर 1-2 दिन में हम पूरे इस यूनिट के PYQ को कवर कर लेंगे। उसके बाद किसी और यूनिट की तरफ बढ़ेंगे और अब एक साथ दिन में 2 से 3 वीडियो PYQ पर मैं अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले समय में सभी यूनिटों के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा पाऊँ। ये हमारी पूरी संभावना रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। आचार्य भरत के काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। 8, 9, 5, 10। तो आचार्य भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है।
गुण और दोष की जब बात करते हैं भरत मुनि, तो गुण की भी संख्या वो 10 बताते हैं और दोष की भी संख्या 10 बताते हैं। इन 10 गुणों और 10 दोषों का नाम हमने जब ये PYQ हम PYQ जब करा रहे हैं, तो बीच में सबसे पहले भरत मुनि के गुण से संबंधित या दोष से संबंधित जहाँ भी प्रश्न आया है मैं वहाँ करवाया हूँ। इन सभी के नाम के संदर्भ में और इसकी पूरी व्याख्या के साथ में इस प्रश्न पर 3-4 मिनट समय दे करके मैं रुका था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और वहाँ पर मैं सब कुछ करवाया था और स्लाइड में कंटेंट भी लेकर के आया था। इसलिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाइए वॉच करिए और वहाँ से कुछ इसका लाभ लीजिए इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 218। सखी नील नभ सररस से सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा, तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध रखता है? कहीं कुछ अगर गलत लिखा हो तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उसे आप सही करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है। यह अलंकार का प्रश्न है, हंस में कौन सा अलंकार है? आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपके सामने अपोहुति, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति या उपमा। तो यहाँ पर हंस में रूपकातिशयोक्ति है, आप उसे देखिए, ये रूपक अलंकार के प्रकार के अंतर्गत रूपातिशयोक्ति आता है। 219 नंबर प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऑप्शन है इसमें। साहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत या फिर आनंदवादी सिद्धांत। तो प्रमुख उनका है जयवादी सिद्धांत पर वो बात करते हैं। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जयवादी सिद्धांत को ये आधार मानते हैं। 220 नंबर प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? यह प्रश्न कम से कम हम 220 प्रश्न कर रहे हैं, 220वां प्रश्न, और ये प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 25 से 30 बार ये प्रश्न रिपीटेड है। इसमें देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, काव्य अलंकार। चूंकि भामा है और भामा 6वीं शताब्दी के पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दूसरे विचारक के रूप में ये आते हैं। प्लेटो के बाद भारतीय काव्य शास्त्र में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। भरत मुनि के बाद भामा क्या ही हम नाम लेते हैं, तो सबसे पहले यही आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखने की बात है कि दूसरी शताब्दी में भरत मुनि हैं और नाट्यशास्त्र का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आप देख सकते हैं, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। इसके बाद अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 221। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं? ऑप्शन ए विवरणात्मक, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। बिंब के अनिवार्य तत्व में इसमें से देखिए जो विवरणात्मक है वो तो बिल्कुल सही है, यानी ए तो होना ही होना चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं बी और ए, यहाँ पर ए और बी होना चाहिए, यानी कल्पना में ही आप किसी चीज़ की कल्पना करते समय आप देखते हैं आपके सामने एक बिंब बनता है। आप कल्पना करिए कि आप कल किसी गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे होंगे और बैठ करके वहां उस सुगंध को महसूस कर रहे होंगे, कल करेंगे, तो आपके सामने एक बिंब बनेगा। सबसे पहले क्या बिंब बनेगा? गुलाब के पौधे का बिंब। उस गुलाब के पौधे के बाद तुरंत गुलाब के फूल का बिंब बनेगा। तो ये कल्पना इसमें आप देखिए किस तरीके से अनिवार्य तत्व के रूप में है। सपाट बयानी इंद्रियता बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रियता वहाँ होती है जिसे आप इंद्रियों से महसूस करो, यानी आँख, कान, नाक, जिह्वा, तो आप डायरेक्टली तो कर नहीं पाते, ना ही उसे सूंघ करके तुरंत आप उसका रसास्वाद कर सकते हो, ना ही उसे छू सकते हो अपने बिंब, उस बिंब को उसी समय, तो इसलिए इसको आप इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 222 नंबर प्रश्न। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लोंजाइनस या फिर इलियट।
तो सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिए हैं क्रोचे ने। क्रोचे सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लेते हैं। और ये प्रश्न देखिए दिसंबर 2019 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 223। कॉलरिज के अनुसार पूछा है ये ऑप्शन ए, कथन एक कह रहा है कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। बी नंबर देखिए कथन कल्पना कार्यती प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। सी कह रहा है कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। डी कह रहा है कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं चुनिए। इसमें से आप देख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें से बी और सी, ऑप्शन नंबर सी सही है कि कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है और यही कवि की सृजनात्मकता है। बिल्कुल सही है। कल्पना सिद्धांत के बारे में बात भी करते हैं। इनका एक सिद्धांत भी है कल्पना सिद्धांत, ठीक है, कॉलरिज का। उसके बाद कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। कॉलरिज के अनुसार ये दोनों कथन है। 224 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। ये प्रश्न इस यूनिट का नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। डी काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था ये बहुत ही इनकी चर्चित निबंध है, आपको पता ही है। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। तो इसमें से सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध इनकी कोई निबंध नहीं है। बाकी रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, ये तीनों सही इन्हीं के निबंध है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 225। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य हेतु माना है? अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर या फिर मम्मट। तो आपको पता है इसमें जो मम्मट हैं वो प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मम्मट। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आज हम 30 प्रश्न करवाएंगे, जो कि अभी 30 मिनट नहीं हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को 30 मिनट 32 मिनट तक लेके जाऊं। 226 नंबर प्रश्न है, आप देखिए। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? श्वेत, रति, बेपथु, बैवर्ड, प्रलय, स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, ब्रीड़ा। बेपथु, बैवर्ड, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, ब्रीड़ा, बेपथु, बैवर्ड, स्वेद, असूया। तो भारत के अनुसार जो सात्विक भावों का सही अनुक्रम है वो आप देखिए बेपथु, बैवर्ड, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 227, 227। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो सही कालक्रम क्या है उनका सही से देखिए। मैं एक पढ़ देता हूं, रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन और दंडी। तो आपको पता है इनमें से सबसे पहले जो है वो दंडी ही है। तो दंडी जिसमें भी हैं, दंडी का संबंध 7वीं से है, इनका 9वीं से है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम यही करवा देते हैं। उसके बाद हैं ये कुंतक और रुय्यक। उसके बाद इनका कुंतक का 10वीं से है और इनका शायद 11वीं से है, ठीक है। यही क्रम सही है। अगला प्रश्न 228 देखिए। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। बी
सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। सी, दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, प्लेटो ने ऐसी बात वो किया है। प्लेटो कला को कला से 3 गुना दूर मानते हैं, ठीक है। वो कला को स्थान देते ही नहीं है प्रकृति के आगे। वो अनुकृति को ही अनुकृति का ही अनुकृति वो इस तरह से लपेटते हैं कि कलाकार के अपने अंदर कोई कला नहीं होती, वो अनुकृति का ही अनुकरण करता है। तो उसमें उसके अंदर स्वयं की कला क्या है, इसके ऊपर बाद में उसका खंडन अरस्तु आके करते हैं, जो कि उनके शिष्य भी रहे हैं। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और मैं आगे जल्दी से वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए और निरंतर प्रयास करता रहूँ। आप जब कुछ कहते हो तो अंदर से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है कि हाँ मेरा काम जो है वो मेरा प्रयास जो है वो सही प्रयास है और सही दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए एकमात्र आपके कमेंट, लाइक और आप चाहें तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसी की ज़रूरत मुझे है। ज़रूरत नहीं कह सकते इसे, इससे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। कैसे? आप कॉपी लिखते हो एग्ज़ाम में, उस कॉपी के सही नंबर आपको नहीं मिलता है तो आप अगले सेमेस्टर में या फिर अगले साल वाले एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है इस साल मैंने जो कॉपी लिखी उसमें अच्छा मेहनत किया था, अच्छी कोशिश करी थी और कॉपी अच्छे से चेक नहीं की गई, तो फिर आप आगे अच्छे से दिया। खैर, इतना कहने के बाद आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे, एमए के विद्यार्थी होंगे इसमें से बहुत ज़्यादातर जो देख रहे होंगे, या बहुत सारे लोगों का एमए हो गया होगा, कुछ लोग नेट भी क्वालिफाई होंगे, तो इसके बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। खैर, देखते हैं 229 नंबर प्रश्न। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? सांकेतिक अर्थ की बात कर रहा है। ऑप्शन ए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धा लक्षणा। तो सांकेतिक अर्थ का बोध जहाँ होता है वहाँ होता है वहाँ लक्षणा होता है, सीधा अभिधा में होता है, और व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है। ये अभी जो पीछे दंडी आनंदवर्धक कुंदक, ये इधर उधर हो गया था स्लाइड, इस प्रश्न का उत्तर है, आप यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न का वो उत्तर है, ठीक है, यहाँ उत्तर है। अगले प्रश्न हम देखते हैं, और यहाँ देखिए अभिधा, सॉरी नहीं अभिधा नहीं, लक्षणा ही होगा, क्योंकि सांकेतिक अर्थ की बात कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो गया था ये। 229 नंबर प्रश्न है और यही आज का अंतिम प्रश्न है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहे। इस चैनल के बारे में आप फीडबैक ज़रूर देते रहिए अगर आप लगातार वॉच कर रहे हैं। अब देखिए 230 नंबर प्रश्न। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्मपरक, राजनीतिपरक, कलापरक, अर्थपरक। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए और सी, बी और सी और डी, ए और डी। तो अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने 2 तरीकों से की है, वो है धर्मपरक और कलापरक, यानी ए और सी आप देख सकते हैं, धर्मपरक और कलापरक। आज प्रश्न हम यहीं तक प्रश्न करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी हम 160वें नंबर स्लाइड को किए हैं। अभी हमारे पास देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं आप देखिए, अभी ये जो स्लाइड बना है वो 2021 तक का ही स्लाइड बना है। अभी स्लाइड भी बनाना है मुझे, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्लाइड बना के आपके लिए लेके आना पड़ता है, और व्यवस्थित रीचेक भी करना होता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई गलतियां ना रह जाएं। तो इसलिए आप समझ सकते हो, और समझने के साथ साथ आप इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको करना चाहिए। धन्यवाद। आप लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों पर अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।